हेलो एवरीवन। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 4 जिसमें हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इससे पहले मैं इस चैप्टर का आधा पार्ट आपको करा चुकी हूँ, आप वो प्लीज़ एक बार देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक व्हाट्सएप नंबर मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने कार्डिनल थ्योरी के बारे में समझाया था, कैसे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम अचीव करता है या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन किसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल का मतलब है यहाँ पे कि हम ये देखेंगे कि किस ऑर्डर में कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, यानी पहले क्या प्रेफर कर रहा है, बाद में क्या प्रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर या रैंक के ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें आप वर्ड सुनोगे इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस इसको बोला जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व या हिक्सियन एनालिसिस दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इंडिफरेंस कर्व, कर्व आपको पता चलता है कि कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों के कॉम्बिनेशंस हैं कुछ, जिसमें कंज्यूमर जो है दोनों को ही प्रेफर करने में इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब है उसको कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन उनमें से प्रेफर करता है, वो हर कॉम्बिनेशन में सेम फील कर रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है, या ऐसा बोल लो कि ही इज़ इनडिफरेंट। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, दो गुड्स कैसे हैं। तो हम ये एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एक टेबल है यहाँ पे, उसको आपको देखना है। तो मान लेते हैं कि एक कंज्यूमर एप्पल कंज्यूम कर रहा है और दूसरा गुड है बनाना, वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो जितनी भी उसके पास पैसे हैं वो एक एप्पल या 15 बनाना खरीद रहा है पहले केस में। उसके बाद नेक्स्ट केस में वही बंदा दो एप्पल ले रहा है और बनानास 10 ले रहा है, 10 कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट केस में 3 एप्पल, बनानास क्या हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। नेक्स्ट केस में 4 एप्पल्स हो गए तो बनाना को कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी लिमिटेड इनकम है। इसी तरह एप्पल्स और बढ़ेंगे तो बनाना को और कम करना पड़ेगा। राइट। तो अपनी गिवन इनकम में, ठीक है, जितनी भी इनकम उसके पास है उसमें वो दो गुड्स को इन कॉम्बिनेशन पर कंज्यूम कर सकता है। या तो एक एप्पल खाएगा 15 बनाना खाएगा, दो एप्पल या 10 बनाना। अगर एप्पल्स बढ़ाएगा, क्योंकि एप्पल्स मान लो कॉस्टली है और बनाना थोड़ा कम प्राइस है बनाना का, तो कॉम्बिनेशन जो है इसका कुछ बढ़ाने के लिए, इसकी एक यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह एक ये जो है ये कॉम्बिनेशंस है, PQRST, मतलब ये नाम है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो कॉम्बिनेशंस के। तो पहला कॉम्बिनेशन P जो है वो है एक कंज्यूमर एक एप्पल खा रहा है और 15 बनानास खा रहा है, तो भी ही इज़ इक्वली सेटिस्फाइड। दूसरा कॉम्बिनेशन में वो बंदा दो एप्पल खा रहा है और 10 बनाना खा रहा है, तब भी ही सेटिस्फाइड कि दो तो एप्पल मिल रहा है। तीसरे कॉम्बिनेशन में 3 एप्पल 6 बनाना, ही इज अगेन सेटिस्फाइड, इक्वली सेटिस्फाइड है क्योंकि एप्पल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो एक एप्पल भी मिल रहा है तो वो 4 बनाना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ही इज़ इक्वली सेटिस्फाइड। इसी तरह हर कॉम्बिनेशन में एक कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये तो हुई टेबल। MRS क्या है उसको मैं अभी बताऊंगी आपको। अब देखते हैं कर्व। ये आपका कर्व है, यहाँ पे मैंने दिखाया एक्स एक्सिस पे एप्पल्स, इधर वाई एक्सिस पे बनानास। एप्पल्स और बनानास को जब आप मार्क करोगे यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का कर्व मिलेगा। यहाँ पे इसका एक्चुअल वो है, इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। राइट। तो ये कर्व आपको मिलेगा नीचे जाता हुआ, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, ऊपर से हाइट से शुरू होता है और फिर नीचे जा रहा है। राइट। अब ये क्या है और ये नीचे क्यों जा रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है MRS, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, एक यूनिट बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए दूसरी यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो, फिर से एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमें और यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो क्या मैं इस बात को ये कह सकती हूँ कि मैं एक गुड को दूसरे गुड में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। जैसे
पहले मैं बनानास खा रही थी, बनाना मैंने 5 सेक्रीफाइस कर दिए और 5 बनाना की बजाय एक एप्पल को सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। सो आई सब्सटीट्यूटेड वन गुड फॉर अनदर, ठीक है। सो इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट मतलब किस रेट से आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, किस रेशियो से सब्सटीट्यूट कर रहे हो। जैसे फर्स्ट केस में मुझे पहले वाला नहीं पता, यानी इससे पहले क्या हुआ था वो नहीं पता, तो फर्स्ट केस का मैं रेट नहीं निकाल सकती। लेकिन नेक्स्ट केस में सबसे पहले मैंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया कितने का, 5 बनानास का। तो 5 बनानास का रेशो किसके साथ, एक एप्पल मुझे मिला, तो 5:1 ये हुआ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन सेकेंड केस, इस वाले केस में। इसी तरह नेक्स्ट केस में देखो, 4 बनानास सेक्रीफाइस किए और एक एप्पल का गेन हुआ, तो 4:1 आपका हो गया ये वाला MRS। इसी तरह यहाँ पे 3 बनानास सेक्रीफाइस हुए और एक गेन हुआ, तो 3:1। इसी तरह 2 सेक्रीफाइस हुए और एक गेन हुआ, तो 2:1। तो दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, किस रेट से हम एक गुड को दूसरे के बदले सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। इसका फॉर्मूला याद रखना हमेशा, सेक्रीफाइस ऊपर आता है, डेल्टा सेक्रीफाइस मतलब कितना सेक्रीफाइस किया, डेल्टा गेन नीचे कितना गेन किया, ठीक है, या सेक्रीफाइस इज टू गेन अगर रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो, राइट। अब ये जो कर्व है जो हमने यहाँ पे बनाया है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसी को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे एक कंज्यूमर, इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है टुवर्ड्स कंज्यूमिंग 2 गुड्स, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर कंज्यूम करेगा तो इतना एक्स गुड और इतना वाई गुड कंज्यूम कर रहा होगा तो भी इक्वली सेटिस्फाइड होगा। इस पॉइंट पे अगर कंजम्पशन कर रहा होगा तो इतना एक्स और इतना वाई कंज्यूम कर रहा होगा तो भी इक्वली सेटिस्फाइड होगा। इस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा होगा तो एक्स बढ़ जाएगा और वाई और कम हो जाएगा, तब भी उसको कॉम्बिनेशन सूट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप क्या है, बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व को, ऐसे कर्व को अगर आप एक ही ग्राफ पे बना देते हो इस तरह से, उसको इनडिफरेंस मैप कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका IC1 इनडिफरेंस कर्व 1, उसी के ऊपर बनाया हुआ इनडिफरेंस 2 कर्व 2, उसके बाद IC3 इनडिफरेंस कर्व 3। तो इस पूरे को मैं बोलूँगी इनडिफरेंस मैप, ठीक है। बहुत सारे कर्व्स जो हैं IC कर्व्स एक साथ, उसको कहते हैं इनडिफरेंस मैप। अब आते हैं, एक बात ध्यान रखना है आपको, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व जाएगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिल रही होगी। जैसे इस कर्व पे अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूँ तो कंज्यूमर एक्स गुड इतना कंज्यूम कर रहा होगा और वाई इतना, लेकिन अगर मैं हाईएस्ट वाले पे बोलूँ तो एक्स की गुड भी बढ़ जाएगी और वाई की गुड्स भी, वाई की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कंज्यूमर विल प्रेफर मोर ऑफ दिस दिस पॉइंट, इस पॉइंट की कंजम्पशन वो प्रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि हायर है, हायर मीन्स उसको ज़्यादा मिल रहा है, दोनों ही केस में उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। तो जितना IC कर्व हायर होता है उतना ही कंज्यूमर की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसी से निकलता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। इट मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल का मतलब है समझदार, एक समझदार कंज्यूमर will always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है एक समझदार आदमी या एक समझदार कंज्यूमर हमेशा वो कमोडिटी प्रेफर करेगा जो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। जैसे कि मान लो मुझे कोई 2 चॉकलेट्स और 5 टॉफ़ी दे रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कोई मुझे ऑफ़र कर रहा है 3 चॉकलेट्स और 6 टॉफ़ीज़, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं समझदार हुई तो आई वुड प्रेफर दिस कॉम्बिनेशन, 3 चॉकलेट्स एंड 6 कॉफ़ीज़। मैं इसको रिजेक्ट करूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मुझे कम क्वांटिटी मिल रही है।
एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा की ही क्वांटिटी को प्रेफर करेगा। तो इसी प्रेफरेंस को, इसी प्रेफर करने के तरीके को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। MRS ये एक ऐसा रेट है, ये एक ऐसा रेशो है जिससे एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी में सब्स्टिट्यूट की जाती है। It refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same. ऐसे सब्स्टिट्यूट की जाती है कि दोनों ही केस में जो टोटल सेटिस्फैक्शन है, जो टोटल तसल्ली मिल रही है कंज्यूमर को, वो सेम रहेगी। जैसे पिछले केस में क्या हो रहा था, 1 एप्पल 15 बनाना या 2 एप्पल और 10 बनानास, दोनों ही केस में इक्वली सेटिस्फाइड हूँ मैं, मुझे यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी चलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा और इसमें नहीं लग रहा, दोनों ही केस में इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो मैंने क्या किया, 5 बनाना सेक्रीफाइस हुए 1 एप्पल को पाने के लिए। तो दिस इज़ द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है MRS जो है डिमिनिशिंग क्यों होता है, डिमिनिशिंग क्यों होता है, यानी कि घटता हुआ क्यों होता है। आपने अभी देखा होगा, ये देखो MRS जब हमने बनाया था तो 5 4 3 2 ऐसे कम हो रहा था। ये जो रेट है ये हमेशा कम होता रहेगा। क्यों होता है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी वजह से आपको आंसर में लिखना है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या लॉ है, इसको डेप्थ में तो आप पिछली वीडियो में जाके देखो और उसमें पढ़ो। अभी के लिए आपको एक लाइन में समझाती हूँ। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे जैसे हम 1 यूनिट 2 यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो हमारे लिए कम होती रहती है। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो उसकी यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो जब हम अगली यूनिट पाने के लिए, किसी प्रोडक्ट की नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के लिए, मैं अब इतना सेक्रीफाइस करने का नहीं सोचूंगी जितना मैं फर्स्ट यूनिट को पाने में कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरी यूटिलिटी जो है उस प्रोडक्ट के लिए कम हो गई है। अब आते हैं अपने एजम्पशंस पे। इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पशंस हैं, यानी कि हम इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें मानकर चलते हैं या कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे समझ लो, जिससे हम उस थ्योरी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। सो इंडिफरेंस कर्व के केस में क्या क्या एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन कि ऐसा तो नहीं है ज़रूरी कि हम दो ही कमोडिटी या एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, हम तो बहुत सारा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। लेकिन इफ इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 ही कमोडिटीज़ जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, यानी उसकी एक फिक्स्ड इनकम है जो चेंज नहीं हो रही है, और वो 2 ही कमोडिटी को के ऊपर वो इनकम स्पेंड कर रहे हैं, हम ये मान के चलें। इसके बाद नॉन सटाइटी, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर विल ऑलवेज वांट टू गो ऑन अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है हमेशा ये चाहेगा कि मुझे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो। कभी भी वो मतलब एक मैक्सिमम लेवल अचीव नहीं कर पाएगा सेटिस्फैक्शन का। उसको हमेशा ही ये चाहिए होगा कि मुझे और ज़्यादा तसल्ली मिले कुछ भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें हम प्रेफरेंस के केस मतलब प्रेफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जैसे कार्डिनल में हम कर रहे थे, हम यूटिलिटी को काउंट कर पा रहे थे, ठीक है, नंबर्स में कि कितनी यूटिलिटी मिल रही है। इसमें ऐसा नहीं है। हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी यानी किसी चीज़ को खरीद कर या किसी चीज़ को यूज़ करके जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है वो कितनी है और किसको आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है, कि पहले इसको प्रेफर करोगे या पहले उसको प्रेफर करोगे। तो प्रेफरेंस के ऊपर है ये। इसके बाद आता है MRS जो है डिमिनिशिंग होगा। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती रहती है, तो रेशो भी कम होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या कहती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ओरिजिन से कॉन्वेक्स शेप में होता है। ओरिजिन से कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि ओरिजिन ये है, मान लो, ठीक है, O, दिस इज़ X, दिस इज़ Y। तो ओरिजिन से अगर आप देखोगे तो ये कॉन्वेक्स शेप में दिखेगा, ऐसे कर्व होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप ओरिजिन से कैसे होती है इसको मैंने अच्छे से
पीपीसी वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप उसको जाके देख सकते हो कि पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव टू ओरिजिन है। कॉनकेव मतलब उसकी शेप अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो कॉनकेव शेप दिखेगी आपको, राइट। और इस कॉनकेव शेप होने का रीज़न क्या है, सॉरी कॉन्वेक्स शेप होने का रीज़न क्या है पीपीसी का? रीज़न है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एमआरएस जो है हमेशा कम होता रहता है जब कोई नंबर एक साइड से सिर्फ एक एक बढ़ रहा हो, 1 यूनिट हर बार इंक्रीज हो रही है, और जो डिक्रीजिंग रेट है वो पहले तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है और फिर कम सेक्रीफाइस, फिर और कम, फिर और कम। ऐसे केस में जो कर्व है वो कॉन्वेक्स ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए एमआरएस की वजह से, एमआरएस के घटने की वजह से ये जो शेप है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। इसके बाद आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये नीचे को गिरता हुआ होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं जाता, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो उसका रीज़न क्या है कि एक गुड को पाने के लिए इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ वन गुड, एक गुड को पाने के लिए कंज्यूमर को दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर तो दोनों ही केस में दोनों ही गुड इंक्रीज हो रहे होंगे, मान लो अगर दोनों ही गुड इंक्रीज हो रहे होते तो ग्राफ ऐसे बनता, ऊपर जाता हुआ बनता, इंक्रीजिंग बनता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, एक सेक्रीफाइस हो रहा है और एक गेन हो रहा है, तो आगे भी बढ़ रहा है बट नीचे जा रहा है, राइट। तो इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ऊपर आईसी होगा, आईसी कर्व मतलब इंडिफरेंस कर्व जितना हाई होगा, हाइट पे होगा, उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी पाना चाहता है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब एक आईसी मान लो यहाँ पे और एक आईसी मान लो ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियरली बनाते हैं एक आईसी ये रहा और एक ये रहा। एक कंज्यूमर है, पहले केस में वो इतना वाई और इतना एक्स कंज्यूम कर रहा है, और दूसरे केस में वो उसको इतना एक्स और इतना वाई मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ही विल प्रेफर दिस केस, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो जितना आईसी हायर होगा उतना ही उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है आईसी के बारे में वो ये है कि टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस बात को ध्यान से सुनना, दो आईसी कर्व्स कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। क्यों? इसको ध्यान से देखना कि मान लेते हैं ये एक आईसी कर्व है, ठीक है, और ये एक आईसी कर्व है, यहाँ पे मैंने इनको इंटरसेक्ट कराया है, ठीक है। तो इस बात से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो आईसी कर्व का मतलब है इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन पे एक कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन फील करेगा, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसके ऊपर कंज्यूमर किसी भी कंजम्पशन पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन फील करेगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए पे उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो इतना एक्स गुड खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और इतना वाई गुड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इतना ए पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही सी पर मिलेगा उसको, थोड़ा थोड़ा, और इसका इसका बढ़ाने पर और इसका कम करने पर आईसी कर्व, क्योंकि एक ही आईसी कर्व के ऊपर है ना ये पॉइंट, उतना ही उसको यहाँ मान लेते हैं डी पॉइंट है, उतना ही उसको डी पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। अब आते हैं, यही कर्व आपका बी सी और ये मान लेते हैं ई पॉइंट है, ई बना रहा है, बी सी एंड ई बना रहा है, तो बी पे भी वही सेटिस्फैक्शन फील करेगा, सी पर भी वही सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करेगा। अब यहाँ क्या बात आती है, देखो अगर आप बोल रहे हो सी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि बी और डी दोनों ही पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन फील करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ए सी और डी पे सेम सेटिस्फैक्शन है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इसी तरह बी सी और ई पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डी और बी पे भी सेम सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, और ई और ए पे भी सेम सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं, ये दोनों तो अलग अलग पॉइंट है। मैं बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैं हमेशा आगे वाला पॉइंट प्रेफर करूँगी। ई और ए पे सेम सेटिस्फैक्शन मुझे थोड़ी मिल रही है, क्योंकि ई पॉइंट पे तो मुझे एक्स वाला क्वांटिटी कम मिल रही है, ए पे मुझे क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, तो मैं ए प्रेफर करूँगी। इसी तरह बी और डी में से मैं बी प्रेफर करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे बी वाली क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मिल रहा है, इधर भी इतना ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो ये दोनों एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकते,
तो ये बात सही नहीं है। इसका मतलब दो आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते आपस में। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। थोड़ी खिचड़ी हो गई है बट थोड़ा ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बजट लाइन। सो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। बजट लाइन क्या होता है? बजट वर्ड क्या है? आप सब लोग अपने घर में एक बजट बनाते होंगे कि इतनी इनकम है आपकी और इतना खर्चा हो रहा है, तो प्राइस, किसी प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, कितना आप कमा रहे हो, उसकी कैलकुलेशन से आप ये बताते हो कि यार इतना हमारा बजट है, इतना ही खर्च करेंगे, इतना सेव करेंगे। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ध्यान से देखना क्या है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन इनकम and prices such that the cost of each combination is equal to the money income of the consumer। तो इतना लंबी लाइन में क्या लिखा है देखो। बजट लाइन क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि लाइन की बात हो रही है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ में ग्राफ्स तो बनेंगे ही। तो बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन की जो एक इंसान दो गुड्स पर स्पेंड कर रहा है अपनी गिवन इनकम में और पर्टिकुलर प्राइजेज में। मतलब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ प्राइस के हैं, उस पर वो स्पेंड कर रहा है और किस कॉम्बिनेशन में कर रहा है अपने बजट में रहते हुए, उसको, उन कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट करें उसको बजट लाइन कहते हैं। ठीक है। इसकी एक इक्वेशन भी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना बस। अब इस इक्वेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, एक है लेट्स से एप्पल्स और एक है बनानास। ठीक है, दो गुड कंज्यूम कर रहे हो। एप्पल जो है वो 10 रुपये का है और बनाना लेट्स से 5 रुपये का है। आपकी जो इनकम है टोटल, आपका जो कमाई है वो है लेट्स से 60 रुपीज़। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कितना एप्पल और कितना बनानास आप कंज्यूम कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो मान लेते हैं मैं दो बनानास खरीद रही हूँ। ठीक है, दो एप्पल खरीद रही हूँ। तो दो एप्पल खरीदे, ये हुई क्वांटिटी एप्पल की। और कितने का है प्राइस ऑफ एप्पल? कितने का है? 10 रुपये का एक एप्पल है। तो मैंने 20 रुपये तो एप्पल में खर्च कर दिए। उसके अलावा मैं कितना बनाना ले पाऊंगी? 40 रुपीज़ बचेंगे मेरे पास। देखो 20 रुपीज़ मैंने एप्पल खरीद लिए तो मेरी इनकम 60 थी, 40 बचे। तो 40 में मैं 8 बनानाज ले पाऊंगी, 8 क्वांटिटी, क्योंकि एक बनाना 5 रुपये का है। तो 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 40 रुपीज़ खर्च हो गए। अब ध्यान से देखना, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो अगर मैं अपनी इसी बात को, इसी पूरी बात को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, तो ये रहे मेरे मनी इनकम। एम रिप्रेजेंट्स द इनकम, 60 रुपये। 60 किसके बराबर होंगे? कैसे मैं बजट अपना एक्सप्रेस करूँगी? प्राइस ऑफ गुड एक्स यानी एप्पल का प्राइस इनटू उसकी क्वांटिटी। मैंने कितना खर्चा किया और कितने का एक प्रोडक्ट था, कितनी क्वांटिटी ली, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस किया दूसरा गुड कितने लिए और कितने का एक था, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, वो आपकी इनकम आ गई। देखो यहाँ पे भी तो हमने ये किया है, क्वांटिटी क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, दोनों की जो वैल्यू आई दोनों को प्लस कर दिया, वो मेरी टोटल इनकम है। तो इस तरह से बनी है आपकी बजट लाइन की इक्वेशन। अब बजट का आप शेड्यूल देखो। बजट, जब भी हम बजट बना रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हम दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और उनका कुछ प्राइस है। ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में 5 एप्पल्स कंज्यूम कर रही हूँ और 0 बनानास, मान लो मैं पूरी की पूरी इनकम, मान लो 50 रुपीज़ मेरी इनकम है। ठीक है। और एप्पल 10 रुपये का है, बनाना 5 रुपीज़ का है। तो 10 रुपये पूरे मैं एप्पल्स में लगा रही हूँ, तो 50 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें मेरा बजट एकदम सही बैठ रहा है। बनानास खरीदो ही मत और 5 के 5 एप्पल्स ले लो। राइट। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि मैंने एप्पल्स को 4 कर दिया, एक कम कर दिया और बनाना को 2 बढ़ा दिया। तो 5 रुपये का था, 10 रुपये यहाँ खर्च हो गए, 40 इधर, इधर भी 50 ही मेरी पैसा खर्च हो रहा है। इसी तरह मैंने एक और कम किया और 2 इसको बढ़ा दिया, एक और कम किया, 2 इसको बढ़ा दिया, एक और कम किया, 2 इसको बढ़ा दिया। ठीक है। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ? क्योंकि बनाना थोड़ा सस्ता है इसलिए 2 बढ़ा पा रही हूँ मैं। एप्पल, एक एप्पल के बदले 2 बनानास रिप्लेस हो रहे हैं और मेरी हर बार 50 रुपीज़ इनकम ही खर्च हो रही है। राइट। तो इनकम के हिसाब से मैंने बजट के कॉम्बिनेशंस बना दिए दो गुड्स को कंज्यूम करने के। अब इसी बात को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, तो एक साइड लेते हैं हम एप्पल्स, एक साइड लेते हैं बनानास। अब इस पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे, अब यहाँ पॉइंट्स मैंने शायद अलग अलग लिखे हुए हैं, आप
कंफ्यूज मत होना, बी पॉइंट मान लो कि मैंने जब 0 एप्पल्स कंज्यूम किए और बनाना कंज्यूम किए आपके 10, ठीक है, 0 एप्पल्स एंड 10, तो एक पॉइंट ये हो गया। ऐसे ही एप्पल्स थोड़ा बढ़ाया, बनाना को कम किया, फिर एप्पल्स और बढ़ाया, बनाना को और कम किया, फिर एप्पल्स को और बढ़ाया, बनाना को और कम किया। इस तरह से आप पॉइंट्स लगाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसी लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो बजट के अंदर होगा, यानी कि आप उस कॉम्बिनेशन में पूरा का पूरा जो भी आपकी इनकम है पूरी स्पेंड कर रहे होगे और आप वो कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हो अपनी गिवन इनकम में। इसके बाहर कोई भी पॉइंट होगा वो आप अटेन नहीं कर पाओगे, तो उसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अटेन क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो, मान लेते हैं सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे आप इतना एप्पल कंज्यूम कर रहे हो और इतना बनाना। अब इतना एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो इतनी तो आपकी इनकम ही नहीं है, इतने बनानास खरीदने की तो आपकी इनकम ही नहीं है, तो ये तो आप अटेन ही नहीं कर पाओगे, यानी इस कॉम्बिनेशन पे आप कंजम्पशन कर ही नहीं सकते, इसीलिए इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आते हैं हम इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो, जैसे डी पॉइंट मैंने इसके इस बजट लाइन के अंदर बनाया है, ठीक है, तो इसको कहते हैं आपके पास इनकम तो है लेकिन आप खर्च नहीं कर रहे हो, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। जैसे कि डी पॉइंट पे देखो, यहाँ ये पॉइंट है, तो इतना मैं एक्स या एप्पल को कंज्यूम कर रही हूँ और इतना बनाना को, तो मैं कंज्यूम कितना कर सकती हूँ? मैं कंजम्पशन यहाँ तक कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, बट नहीं, मैं यहीं पे हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी मनी को, जो भी मेरी इनकम है उसको पूरा स्पेंड नहीं कर रही हूँ, आई एम सेविंग, ठीक है, या तो बचा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट कंजम्पशन जितनी हो सकती है उतनी नहीं हो रही है। अब इसके बाद आता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप किसी भी बजट लाइन का ही नहीं, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, हमेशा याद रखना एक एक्सिस का जो चेंज है, एक एक्सिस पे जो भी चेंज आ रहा है उसका रेशो दूसरे चेंज के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स मतलब जो भी यहाँ पे आपने जो एक प्रोडक्ट लिया है उसका प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इस वाले का प्राइस, ठीक है। तो ये जो है स्लोप हो जाएगा बजट लाइन का। अब कुछ छोटी छोटी और चीज़ें, जैसे बजट लाइन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो पहला चेंज ये हो सकता है कि इनकम बढ़ जाए आपकी या इनकम कम हो जाए, इंक्रीज इन इनकम या डिक्रीज इन इनकम। देखो, सिंपल सी बात है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका बजट बढ़ जाएगा, इनकम कम होगी तो बजट भी कम कर दोगे। तो बजट लाइन अगर ए बी थी, मान लो ये ए बी बजट लाइन थी, इनकम बढ़ गई 50,000 से इनकम 1 लाख हो गई, तो बजट बढ़ जाएगा, आप दोनों ही गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे। जैसे मान लो इस बजट लाइन पे एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, इतना गुड एक्स और इतना गुड वाई कंज्यूम कर रहे हो, आपकी इनकम बढ़ गई, तो अब आप इतना एक्स और इतना वाई कंज्यूम करोगे, इतना इतना गुड बढ़ा दोगे दोनों साइड से, तो ये कंजम्पशन जो है बढ़ गई आपकी। तो इनकम बढ़ने पे क्या चेंज आएगा? बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह इसका उल्टा, इनकम अगर कम हो गई, बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, वो उल्टा शिफ्ट हो जाएगी, आप दोनों ही गुड्स के कंजम्पशन को कम कर दोगे, राइट। इसी तरह मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ वाई, कोई भी प्रोडक्ट था वाई, उसका प्राइस कम हो गया। तो प्राइस किसी चीज़ का कम हो गया, आपकी इनकम तो उतनी है, प्राइस कम हो गया का मतलब है कि आप अब ज़्यादा क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की परचेज कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, इस केस में होगा क्या, बजट लाइन जो है सिर्फ वाई एक्सिस से आगे बढ़ जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप वाई गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो। तो वाई गुड का जो ग्राफ था, सॉरी बजट लाइन जो थी वो पहले ये थी ए बी, अब वाई की तरफ से उसको बढ़ा दो, तो ए डैश और बी जो है आपका नया कर्व है। अब ये हुआ क्या है, ये वाई एक्सिस की तरफ से राइट में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रोटेशन, ये रोटेट हो रहा है, एक पॉइंट वही है, दूसरी पॉइंट ऐसे आगे बढ़ गया है, इसको कहते हैं रोटेशन, राइट। इसी तरह देखो, प्राइस ऑफ वाई जब बढ़ जाए, प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, यानी चीज़ जो है, जो वाई गुड थी हमारी, वो महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई, तो ऑब्वियसली आप कम क्वांटिटी उसकी खरीद पाओगे। तो आपका जो कर्व है वो नीचे की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्रॉम वाई, वाई एक्सिस की तरफ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब आप उसकी कम क्वांटिटी अफोर्ड कर पा रहे हो, राइट। तो आपका ए बी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो रोटेट हो जाएगा ऐसे हल्का सा वाई की तरफ से नीचे की तरफ, राइट।
नेक्स्ट सिचुएशन है कि प्राइस ऑफ एक्स गुड कम हो गया है। अब आपको ये दोनों ही समझ आ ही जाएंगे, प्राइस एक्स का कम हो गया है या प्राइस एक्स का बढ़ गया है। एक्स कोई गुड है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले आपकी बजट लाइन जो थी वो बी ए या ए बी थी, राइट। एक्स का प्राइस जो है वो कम हो गया है, इसका मतलब क्या है, अब आप एक्स की जो गुड है वो ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आपका जो ये जो कर्व है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा टूवर्ड्स राइट, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ से बढ़ेगा, इधर से नहीं, राइट। तो रोटेट होगा लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ से टूवर्ड्स राइट, क्योंकि अब आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हो। इसी का उल्टा इधर प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर बढ़ जाएगा तो आपके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी, महंगी हो गई तो आप कम चीज़ें खरीद पाओगे, तो ये आपकी बजट जो है श्रिंक हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर इंडिफरेंस कर्व। तो हम इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से, जो हमने इंडिफरेंस थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर पाते हैं, या एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो ध्यान से देखना, ये आपका बजट लाइन है, ये ग्राफ है, यहाँ पे मैंने एक्स गुड लिया, यहाँ वाई लिया है, और ये आपकी बजट लाइन है ए बी, राइट। इसके अलावा ये आईसी कर्व है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, ये कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व है, जिस ये वो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जिसके ऊपर एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन हो रही है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे काम करने के लिए तैयार है। अब देखो, आप सेटिस्फाइड तब होगे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में या बैलेंस सिचुएशन में, तब फील करेगा जब चीज़ों को खरीदने में वो सेटिस्फाइड भी हो और उसके बजट में भी हो। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली बजट लाइन और आईसी कर्व एक दूसरे को टच करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आईसी कर्व और ये बजट लाइन ई पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ई पॉइंट जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एक कंज्यूमर के ये बजट में भी आएगा, ये कॉम्बिनेशन देखो, ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो इतना एक्स गुड कंज्यूम कर रहा है और इतना वाई गुड कंज्यूम कर रहा है। तो एक्स गुड जितना कंज्यूम कर रहा है और वाई गुड जो ये कॉम्बिनेशन है वो उसके इनकम के अंदर भी है और उसको बहुत सारी सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है, तसल्ली भी दे रहा है। इस पॉइंट पे वो सेटिस्फाइड भी है, इनकम में भी है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी बात को अगर मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, यानी इसे प्रेजेंट करना हो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई गुड, जिस रेट से मैं चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ वो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए, यानी बजट में होना चाहिए। तो ये आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, जिस इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में, यानी कि ऑर्डिनल थ्योरी में। और कार्डिनल थ्योरी की जो इक्वेशन है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आपको आई होप दोनों ही थ्योरी समझ आ गई होंगी।